चाचा, 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 ए चाचा, अरे अरे का बखत हुआ है, जरा देखो तो। अरे अभी तो 10:30 से ही बजा है। अरे दूर, चश्मा तो उल्टा पहन लिए हो। तो कहा था चश्मा उल्टा पहनने से तो घड़िया उल्टा नहीं दिखाई देता है। 10:30 सही बजा है, दोनों 4 नहीं। चल जा सुध रहो। 4 बजे से पहले हमको नहीं जगाएगा ससुरा। नहीं जाना था कि नींद एक बार टूट गई तो फिर लौटती नहीं है। अरे तेरी उल्टा कहा सो रहे हो चाचा? देखो तो तकिया किधर है, अमूड़ी किधर रख रहे हो? ठीक है। उल्टा सोने से कोनो नींद उलट कर खड़ी नहीं हो जाएगी। चल जा सुध रहो। और याद रखियो, गाड़ी का वक्त 4:30 बजे का है और वही ट्रेन पकड़ के हमका घर जाना है। समझ गए ना? हाँ। सभ्यता और न्याय, यह सब जैसे अंग्रेजों की ही बपौती। अरे साहब, भारत इसी सभ्य प्रगतिशील अंग्रेजी शासन के नीचे घुटता रहा है। चीन जैसे विशाल देश को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी जमीन का एक हिस्सा भी इन्होंने हड़प कर लिया। और सबसे शर्म मुझे उस समय आई जब स्पेन में गणतंत्र की नैया अंग्रेजों ने डुबो दी। उसके बाद से अंग्रेजों पर से तो क्या, पश्चिमी सभ्यता पर से ही मेरा विश्वास हमेशा के लिए उठ गया। बस बहुत हो गया। मेरे तर्कवादी मित्र बनमाली जी अंदर ही अंदर खौल रहे होंगे। जानते हैं आप, वो हर सुबह उठते ही पूरब की बजाय पश्चिम को प्रणाम करते हैं। पश्चिम को प्रणाम? जी हाँ, पश्चिम में ही तो विज्ञान, मानवता, न्याय और तर्क की हिमायती वो जाती रहती है, जिसकी पूजा करना हमारे बनमाली जी अपना परम धर्म समझते हैं। बस भी करो, वो अब तक जान चुके हैं कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। अच्छा साहब, क्या आप इसको नहीं मानते कि हिंदुस्तान की हर क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, इसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहां तक कि न्याय, अदालत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब इंस्टीट्यूशंस उन लोगों ने ही बनाए हैं। अच्छा बताइए तो, जो चीज रेगिस्तान के लिए उपयोगी हो सकती है, उसका उत्तरी ध्रुव पर क्या था? महाना वे लोग विज्ञान और शिल्प में धनी हैं, पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति दूसरे किस्म की है। उसमें आध्यात्मिक पर भौतिक से कहीं अधिक मत जोर। हमारी बर्बादी का असल कारण यही है, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। हमारा सारा अध्यात्म बस एक शब्द, एक आवाज में सिमट कर रह गया है, ओम। वाह, बहुत ही सुंदर। कहां से लिया? सब कुछ लिया नहीं जाता, बहुत कुछ मिल भी जाता है। ओ, तो कहीं से आपको तोहफा मिला है? यहाँ तोहफा, दूसरी दुनिया का तोहफा। अच्छा। भाई वाह, ये कहकर अपने अविनाश को खुश कर दिया। दूसरी दुनिया की बातों में इसे बहुत इंटरेस्ट है। पर साहब, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। सच में दूसरी दुनिया का ही लगता है। अरे छोड़िए भी आप लोग, लीजिए फल खाइए। अरे खाते हैं साहब, पर पहले आप ये बताइए कि और कब तक हम अपने प्राचीन गौरव के झमेले में उलझे रहेंगे? क्या हमारे पास ऐसी कोई ठोस चीज बाकी नहीं रही जिस पर बातें कर सके, खासकर जब विज्ञान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है? क्या विज्ञान हमारे सभी अनुभवों का विश्लेषण दे सकता है? क्या तमाम प्रश्नों का उत्तर है उसके पास? वो भी मिल जाएगा अविनाश। विज्ञान को थोड़ी और प्रगति तो करने दो। क्या विज्ञान ये बता सकता है कि कैसे कुछ योगी हवा में उड़ सकते हैं? तुमने इसे खुद उड़ते हुए देखा है? क्या आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा है? बस ये न देख पाना ही आपके अविश्वास का सबसे बड़ा कारण? फिर वही। अच्छा, मरे हुए लोगों की भी कोई अलग सी दुनिया है, इसे आप साबित कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? प्लैंचेट द्वारा अगर शक्तिशाली माध्यम मिल जाए तो। There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. अरे ये क्या हो गया? बता चलिए क्या? भाग जाओ, भाग जाओ, सब झूठा है, सब झूठा है। क्या सब कह रहे हैं आप? वो देखो माध्यम। कितना डर है, गड़ी आ गई रे का? अरे गाड़ी नहीं आई, चुपचाप सुत रहो ना। कहाँ पर बढ़ा रहे? तो फिर हम क्या काहे को उठाए रे ससुरा? अरे हम कहाँ जगाए थे? तू जगाया था तो क्या तेरा भूत जगा रे ससुरा? खामोश।
आप लोगों ने कुछ सुना? जैसे यहाँ कोई आया है। चाचा कहो रे गड़िया आ गई रे का ना ना ससरा तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया रे तेरा सब चुप रहो, सुनने दो। बत्ती आ गई। मैं अभी आया। मुझे तो ये आदमी बड़ा रहस्यमय लगता है, तुम्हें नहीं लगता? रात में आंखों पे काला चश्मा, आश्चर्य की बात नहीं है क्या? अरे अविनाश भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई कारण होगा जो आंखों को छुपाए रखता है। कोई बीमारी हो या फिर उसकी आंखें बदसूरत हो। अंधा भी हो सकता है। उसे तो तुमसे भी ज्यादा अंधा होना चाहिए। इतनी जानकारी रखता है फिर बच्चों जैसी बातें करता है। और तुम इतनी कम जानकारी रखते हो पर बुढ़ों जैसी बातें करते हो। अब अखबार तो ऐसे ना पढ़ो जैसे तुम्हारा सारा जीवन इसी पर निर्भर करता हो। तुम क्या समझते हो इसमें जो कुछ भी छपा होता है सब सच होता है? अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? हाँ जरूर। वैसे मुझे मालूम है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मेरा एक काला चश्मा आपको बहुत व्याकुल कर रहा है ना? आपको कैसे मालूम कि मैं यही प्रश्न पूछना चाहता था? अरे अविनाश भाई, इतनी सी तो बात है, कॉमन सेंस कहते हैं इसे। न जाने कितनी बार इन्होंने इस प्रश्न का सामना किया होगा। आदमी यही पूछता होगा इनसे। बनवाली, आज से 25 साल पहले मैं ठीक तुम्हारी तरह था। दुनिया की कोई चीज मेरे लिए रहस्यमय नहीं थी, हर चीज साफ थी, एक आईने की तरह। अच्छा, एक बात तो तुम मानोगे कि आज तुम जो ये कपड़े पहन रहे हो वैसे जीवन भर नहीं पहनते रहोगे। जी, मैंने आपका मतलब नहीं समझा। ये तो तुम मानोगे कि आदमी के कपड़े उसकी भावना, उसके जीवन के सूचक होते हैं। जी हाँ, ये तो ठीक है। ये काली शेरवानी, ये टोपी, ये काला चश्मा, ये मैं हमेशा नहीं पहनता था। ये उस घटना के साथ जुड़े हुए हैं जो आज से 25 साल पहले मेरे साथ हुई थी। हाँ, सन 1910 की ये बात है। किसी बात पर गहरे मतभेद होने के कारण मैंने जूनागढ़ रियासत को छोड़कर हैदराबाद में निजाम सरकार की नौकरी ले ली। मुझे जवान और मजबूत आदमी देखकर रुई चुंगी का दरोगा बनाकर भड़ाइच भेज दिया गया। भड़ाइच एक बहुत ही रमणीक स्थान है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनकी घाटी में घने जंगल, जंगलों के बीच से शुष्ता नदी, पत्थर की छोटी छोटी चट्टानों पर किसी चतुर नर्तकी की तरह पग पग में तिरछी होती हुई द्रुत गति से बहती। उस नदी के 150 सीढ़ियों वाले ऊंचे घाट पर एक पत्थरों का बड़ा सा महल, पर्वत की तलहटी में अकेला। भड़च के बाजार और गांव वहां से कुछ दूर पर हैं। उसी महल के एक बाहरी परकोटे के कुछ कमरों में मेरा, माने चुंगी दारोगा का दफ्तर, उसके बाद एक बड़ा सा आंगन, और वो आंगन पार करके वो महल, पुराना, आलीशान पर उदास। Shyamanand ji, welcome to Doordarshan. We'll start, sir, with your journey with theatre. It's been a long and illustrious journey and is still carrying on. And when this passion grew in your heart for theatre, something about your early days and your association with this medium. I started in my school, in fact, in class 8. In class 2 or 3, I was 8 years old. I acted in an English play. And then I acted in a Hindi play, which was a full-length play. I did a female role when I was 13 or 14 in Muzaffarpur, Bihar. In college also I was acting off and on. Serious theatre started in 1950
when I came into contact with Mr. Tarun Roy, who had just returned from British Drama League, and he introduced us to the new techniques or to the Western techniques and the developments in the Western world. So that's how the journey started, as usual. And it's been a lovely, lovely journey throughout. And it has been for serious theatre, it is now 60 years, nearing 60 years. Wow, wow. So you set up Anamika in Calcutta and brought Hindi theatre, a very nice platform for audiences in the eastern part of the country. And Lehron Ke Rajhans was an immensely popular play that was staged, which you directed. Tell us a little bit about that. In 1956, we established Anamika. Ji. There was no prominent Hindi theatre group at that time. The Bengali theatre had some prominent groups, particularly Shamu Mitra, Tripti Mitra, their group. And Utpal Dutt was also doing something, but mainly in English, not in Bengali or in other Indian languages. Okay. So he was not such a force. So Shamu Mitra inspired us a lot. तो उसके बाद हमने अनामिका शुरू किया फॉर गुड प्लेस. द हिस्ट्री ऑफ थिएटर, हिंदी थिएटर हैज़ बीन कि आफ्टर पारसी थिएटर देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. लिटरेरी प्लेज केम with Jayashankar Prasad. He was a very well known playwright, but literary plays came which people were not interested in. We wanted to find a middle way. Okay. That is good plays, literary plays, but which were acceptable to the audiences. And that quest started, and we also took a mission in Anamika that we will do Hindi theatre, so that the Hindi playwriting can be encouraged. So this was exclusively for Hindi theatre? Hindi theatre. We will not do translations, we will not do adaptations. That was a sort of desire which we had at that time, though we did An Enemy of the People, the Hindi adaptation on An Enemy of the People in 1957. And the first play in this genre, this literary play translated into stageable play, came with Ashad Ka Ek Din, the first play of Mohan Rakesh. हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं जो कुछ कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसीलिए तो मैं कहना ही नहीं चाहता. वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूं, वो नहीं गया है तो भी मैं झूठा हूं. ठीक है ना? नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया. मैंने इसलिए तुम्हें यहां से जाने को नहीं कहा था. मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो. परंतु जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी. यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की. मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूं, पर तुम तो मेरे जीवन में हमेशा बने रहे. तुम रचना करते और मैं समझती कि मैं सार्थक हूं. Friends said, how can the people accept it? They have rejected Jayashankar Prasad. It's not a stageable play. There are long dialogues. And I staged it in 1960, 2 years before the first staging took place in Delhi. So that, I think, was perhaps the first production. And it was a path-breaking production where the audience lapped up a literary play, 3-page, 4-page long monologues by Kalidas, by Mallika. It was a benchmark then for subsequent plays. Yes. That's right. And from there we the journey started into this sort of literary plays. And then when Mohan Rakesh's Lehron Ke Rajhans came, so it was a very interesting experience. I felt that there was something which was missing. And Mohan Rakesh was a very egotist playwright. He was a very prominent writer. He was a very prominent storyteller. And it was difficult to suggest to him anything or make him accept anything. So I was discussing with Rakesh. I told him, don't you find something missing in the play? That was in about 1964-65. He said, yes, I am also not very happy, because I think I gave it to the printer a bit too early. Okay. So then I said, what about rewriting it, or at least the last third act? And he said, I will think about it.
then in 1965 and 66 we were talking about it, and he was thinking about it, and he said, all right, I will give you by June, and I booked the theatre in August, that I will rehearse and do the play. But till June he did not send me any rewritten material, so we were going ahead with the old material, old play as it was written, the first edition. And of 1st August, Rakesh landed in Calcutta because it was arranged that he will come for 3 weeks before the play, before the opening, and he will be with us working on the play. But there was no play, no third act. Oh. And then he sat down there and he started writing, acting with us, attending rehearsals and taking the play ahead. And 3 pages, 2 pages, 1 pages, few dialogues. Like this the process went on, and I think it was just 2 days before the staging, before the opening night, that he gave me the last page. देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता, तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ ही ना होते? ऐसा ना कहे देवी। क्यों? क्या ये सच नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप भवन से निकल पड़े थे? क्यों घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय उन्हें अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। I, as a director, had surrendered to him completely, because there was nothing, I didn't know what the play was. So we were just mouthing the dialogues as they were being written. And I said, well, the play will remain forever, so let me surrender as a director. And that was that. And the play was accepted. The play had very exciting lines and all that. Then Rakesh came back, and it was a very good success, but somehow it was still not being accepted. It has not been accepted after that also. Okay. And it has not been staged many times, or has not been very popular as his other 2 plays have been. Maybe partly the reason is that immediately thereafter came Aadhe Adhure, which was a very strong play. That's right. And which we all did everywhere in India. Every director, at least Hindi director, tried his hand at the play. तो बस वो मुझसे पूछ कर तो आता नहीं, इसलिए मौजूद रहा करूं हर वक्त घर पर। हाँ, आइंदा से कह दूं कि पूछ कर आया करे तुमसे। इतने बिजी आदमी जो पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। बस आमादा ही रहती हो हर वक्त तुम। अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, रहा करना 3-3 दिन घर से गायब। फिर से वही बात उठाना चाहती हूँ? अगर रहा भी हूँ कभी 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को? वो भी 3-3 दिन घर में दिखाई नहीं देता। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह से तुमने ख्वार की अपनी जिंदगी, उसी तरह वह भी। और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली है? मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात सोची नहीं थी। Ultimately, in 2007 or 2008, I did Lehnon Ke Rajhans again as a complete play. And it was staged, and it was a beautiful, different experience. Wonderful. But this time I can say yes, I have done the play as a director. At that time it was not my direction. It was neither Rakesh's direction nor anybody else's direction. It was just It something that was evolved, staged. that It came. just evolved and came. I am a playwright's director. I first of all try to understand what the playwright is trying to say. What is the central motive of the play? What is the central design? What is that which is inspiring the writer to write it? And how to express it? This has been the backbone of my work all throughout, and that's why I have had very strong relations and interactions with Rakesh, with Badal Sarkar, with even to some extent with Tendulkar, when we discussed the play Threadbare before I produced them. And we had long correspondence. With Rakesh I had, Badal da, we have spent many evenings and many nights together discussing his Evam Indrajit, discussing his Pagla Ghoda and other plays.
Drawing a parallel now with writers and directors some years back and now, what was it that made this equation so special then, and probably very few share it now? The main change which has come is that I belong to the generation of amateur actors and amateur directors who were doing something else for living. Theatre could not support us. There was no state support. And most of us, there was no theatre by the time I came on the scene. That was in 1950. So most of us were drawn, who had something to express themselves, were drawn to cinema. But cinema was commercial, and going to cinema was a big risk. The first thing which came before you is the horror of a chance of sleeping on the footpaths of Bombay. And there was no question of having a family and all that if you wanted to go in the films. So many of us who came at that time in the theatre had to take up some other employment. And I think perhaps Shamu Mitra was the only person in the Indian theatre, any serious person in the Indian theatre, who refused to take up an employment and who depended only on theatre. How he survived, I don't know. Even Utpal Dutt was teaching in a school. Okay. And everyone else was teaching somewhere, reading somewhere, working somewhere, and doing theatre in the evening. We didn't have the luxury of doing theatre morning to night. As a full-time profession. As a or full-time career. professional. But I won't say that the stakes were not as high, because at that time the stake was not career. The stake was to express oneself. I am giving so much of time to theatre. I am doing theatre with such great difficulty because I want to express myself. So that stake was of a different type. Now the stake may be a little, if I don't do a good play, how do I survive? We didn't have that question before us. So that situation of being an amateur director and an amateur actor, that gave us a tremendous freedom to act in any manner we wanted, to express ourselves and to go in any direction we wanted, without any constraints or consideration whether our support will continue in that direction or not, whether success will follow us in that direction or not. So you could experiment also with various things. We could go any way we want. Shyamanand, you're a proficient, active lawyer in Calcutta, and yet you managed to straddle both lives, that is of theatre and law, so beautifully. How do you do that? As I told you, that we had to have something to do for earning a living. So in 1954 I became a lawyer and I had my own firm and I joined the firm. And one thing which I learned at that time, I had to work for a living and I had to work in theatre because I wanted to. So to have wagon tight compartments in life, up to 5 o'clock no theatre. Okay. And after 5 p.m. no law. And this has continued for the rest of my life, and I am fortunate that I have been successful in isolating the two completely. So where was time for home? There was no social life. Okay. But home means the family got involved. Wonderful. I'm asking you because this is a challenge for most of us, you know, that how do you, when you have a passion and you have a profession, you know. So, it's a learning for us. Usually even a lawyer is very busy. That's true. And he hardly has an hour or two every day for the family or the home, which fortunately I could manage somehow or the other. I think, and wonderfully so. And I'm glad because there are a lot of people you've touched in your profession as a lawyer who benefited, and of course theatre, so many that you've I found one thing out. very, very common between the two. Imagination and the ideas, and being bold enough to adopt new ideas. Even in law, where you always think about precedents and what has been said 700 years ago or 500 years ago or 300 years ago or by this court or that court. Even in that profession, I feel happy that I have been able to in many areas find a way out
a way out of the difficult problems which were before me and my clients.